So we'll see here void. Void क्या होता है? हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो it requires an atom. It requires an atom. Suppose say I have first atom here, second atom here, and I place for a close vacuum a third atom here. There is no any alternative way to join these three atoms in a close packed structure other than this. है ना? इन तीन एटम को इस तरीके से ज्वाइन करने से ये काफी क्लोजली पैक्ड है। बट इवन दो हम इसको जब क्लोज पैक कर रहे हैं तो हमने देखा इन एटम के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जगह छूटी हुई है, ये खाली जगह छूटी हुई है। तो ये जो एटम्स के बीच में जो खाली जगह छूटी होती है इसी को हम बोलते हैं वॉइड। तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया। व्हाट इज वॉइड? वॉइड इज अ वैकेंट स्पेस, vacant space in between the atoms in a crystal, right? So write the definition. Void का definition क्या होगा? Void is a vacant space. Vacant space in between the atoms in crystal. Void is a vacant space, खाली जगह in between the atoms of crystals. तो अब देखते हैं कि जब हम कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें कितने टाइप्स के void आ सकते हैं। आपको करोड़ों एटम्स दिए गए, करोड़ों आपको बॉल्स दिए गए और कहा कि इन करोड़ों बॉल्स को इस तरीके से अरेंज करो कि उनके बीच में कम से कम जगह छूटे। ठीक है, एक मिनट के ऊपर इस तरीके से अरेंज करो कि उनमें कम से कम जगह छूटे। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग वे से हम उसको ट्राई करने के बाद भी हमने देखा कि उनके बीच में गैप छूट रही है, जगह छूट रही है, मतलब वॉइड बन रही है। तो वॉइड कितने टाइप के हो सकते हैं? So there are basically two type of void we have to study here. Two type of voids. First one is tetrahedral. Tetrahedral void. And second one is octahedral. 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 Now, how this tetrahedral void is formed? अभी tetrahedral void बनती कैसे है? इसका क्या definition है? Octahedral void कैसे बनती है? इसका कैसा definition है? ठीक है, तो देखो कि tetrahedral void हम पढ़ते हैं फिर सबसे पहले। Let's see here tetrahedral. टेट्राहेड्रल वर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास में यहाँ पे तीन आइटम्स हैं ऐसे। इन तीन आइटम को ज्वाइन करने के बाद भी आपने देखा कि इनके बीच में खाली जगह छोटी है, मतलब वैकेंट स्पेस बनी है, वैली बनी हुई है। वैली मतलब वैकेंट स्पेस। ठीक है, तो ये तीन आइटम का जो लेयर है इनके बीच में जो खाली जगह छोटी है, इसके ऊपर हम एक चौथा आइटम फिट करने वाले हैं। चौथा आइटम फिट करेंगे इसके ऊपर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। फिर ये पहला आइटम था, ये दूसरा आइटम और ये तीसरा आइटम। इसके ऊपर ये चौथा आइटम आ रहा है, चौथा आइटम आ रहा है। तो इन चारों ने मिलके क्लोज पैकिंग की। इन चारों के बीच में अंदर में कुछ ना कुछ जगह छूटी हुई है, उस जगह को हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्यों ऐसा बोलेंगे उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड? तो जब हम इन चारों का ज्योमेट्री अगर देखें, ये पहला आइटम था, उनके सेंटर है, हम यहाँ पे सेंटर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन आइटम थे और यहाँ पे एक चौथा आइटम था, तो इन तीनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये चौथा आइटम के साथ में भी इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक टेट्राहेड्रॉन की तरह इसने ज्योमेट्री बनाई। तो इसके अंदर में जो जगह छुपी हुई है, इन चार आइटम के अंदर में जो जगह छुपी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? ऐसे तीन आइटम है एक लेयर में। ठीक है, तीन आइटम एक लेयर में है हमारे पास, इस लेयर में तीन आइटम है, उसके बीच में जगह छुपी है।
इसके ऊपर एक चौथा एटम आ रहा है ऊपर से, इन चारों के मिलने के बाद भी अंदर में कुछ ना कुछ थोड़ी जगह खाली बची हुई है, दैट इज वॉइड। इसका शेप जब हमने देखा तो टेट्राहेड्रॉन की तरह है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपका इस टेट्राहेड्रल वॉइड का एक्सप्लेन करने का तरीका, उसमें ये एक डायग्राम है आपका और ये एक डायग्राम है, दोनों डायग्राम है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन कैसे होगा, इसका डेफिनेशन कैसे होगा, तो ये कैसे बनती है उसके बेस पे हम इसका डेफिनेशन देते हैं। कैसे बनी टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपने एक स्फीयर आया, एक स्फीयर, एटम अपना स्फेरिकल शेप, ये स्फीयर इसके ऊपर आपने फिट किया, इसने हम उसको वैसा लिखा, ये स्फीयर इसके ऊपर फिट किया है, ठीक है, ये वाला स्फीयर इसके ऊपर फिट किया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय स्फीयर फिटिंग, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड is formed by sphere fitting, formed by sphere fitting। कहां पे स्फीयर को फिट किया? इनटू द वैली फॉर्म बाय थ्री एटम्स इन वन लेयर, ये जो वैली बनी है, ये जो खाली जगह बनी है इसके ऊपर। सो टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय स्फीयर फिटिंग इनटू द वैली formed by three atoms in one layer। तो कितने एटम दिखने लगे टोटल? 4। Thus it is surrounded by 4 atoms। Thus it is surrounded by four atoms। फिर आपने क्या किया? ज्वाइन किया इनके सेंटर्स को, राइट? So join the center of four atoms। Join the center of four atoms। Then what we see? We are seeing a regular tetrahedron. Join the center of four atoms, it forms regular tetrahedron। Right? It forms regular tetrahedron। Space enclosed by this tetrahedron is called as tetrahedral void। Simple। This is the definition कि इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड बने। ये तीन एटम्स थे एक लेयर में, चौथा एटम इसके ऊपर रखा और उस तरीके से लिखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय स्फीयर फिटिंग इनटू द वैली फॉर्म्ड बाय थ्री एटम्स इन वन लेयर। Thus it is surrounded by four atoms। Then what? Join the center of four atoms। Then what? It forms regular tetrahedron। It forms regular tetrahedron। Space enclosed in between them, the space enclosed in this tetrahedron is called as tetrahedron। Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, second type of void we'll see now, octahedron। Now we'll go for octahedron। How it forms and what will be the definition? Octahedral void। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है? मैंने जब भी कोई क्रिस्टल
डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें दो तरीके की वॉइड बनने वाली है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारे पास इस तरीके से 3 आइटम है एक लेयर में, इनके सेंटर्स, और दूसरे 3 आइटम है ये लेयर, दूसरे इनके ये सेंटर्स। यहां पे तीनों के बीच में जगह होती है, वैली फॉर्म होती है, और यहां पे भी तीनों के जगह पे वैली फॉर्म होती है। अब हम इन 3 आइटम के लेयर को इस आइटम के लेयर के ऊपर रखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक। इसको इधर में हम इसके ऊपर रखने वाले हैं, ठीक। ये रखने के बाद हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इन तीनों के बीच में जगह छूटी है, ऑलरेडी इन तीनों के बीच में जगह छूटी है। अब ये तीन इसके ऊपर आने वाले हैं, ये 3 आइटम्स की लेयर और ये 3 आइटम्स की लेयर इसके ऊपर आने वाली है। इट कम्स ऑन द टॉप ऑफ दिस लेयर, है ना। ये लेयर के ऊपर ये लेयर आएगी, मतलब टोटल 6 आइटम होंगे। तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये अपने पास में पहली लेयर थी, ठीक है, ये अपने पास पहली लेयर थी, और जो अभी हमारे पास दूसरी लेयर आने वाली है वो ऐसे है। वो ये वाला आइटम इन दोनों के सेंटर पे रखा, ये वाला आइटम इन दोनों के सेंटर पे रखा, और ये तीसरा आइटम इन दोनों के सेंटर पे रखा, इन दिस। क्लियर? तो अभी मिल गए टोटल 6 आइटम, 3 नीचे के 3 इसके ऊपर, और 6 आइटम्स मिलने के बाद भी इनके बीच में कुछ ना कुछ जगह छूटी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ जगह छूटी है, राइट। तो इनके बीच की जो जगह है उसको हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। हमारे पास में ये 3 आइटम्स थे, ठीक है, और बाद में दूसरे 3 आइटम आए, राइट। ये 3 आइटम थे हमारे पास इस तरीके से, ये वाला, और बाद में इसके ऊपर ये दूसरे 3 आइटम थे, राइट। ये दूसरे 3 आइटम। अब इन 6 आइटम्स के सेंटर को हमें ज्वाइन कर लेना है, 6 आइटम्स के सेंटर को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपका बन रहा है ऑक्टाहेड्रॉन, ये आपका एक बन रहा है ऑक्टाहेड्रॉन। इसके अंदर में जो जगह छुपी है उसी को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो कैसे लिखें इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन ऐसे होगा कि यहाँ के 3 आइटम्स के लेयर के बीच की जो वैल्यू थी वो इस 3 आइटम के वैल्यू के ऊपर में आने वाला है, और टोटल 6 आइटम बनने वाले हैं, और 6 सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद एक ऑक्टाहेड्रॉन बनने वाला है, और उसके बीच की जगह को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो आपके पास में ये डायग्राम होना जरूरी है दोनों। सर ब्लर दिख रहा, ऑक्टाहेड्रल ये सब ब्लर दिख रहा है। सर ब्लर दिख रहा। सर प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ सर ब्लर दिख रहा। सो 3 आइटम्स की लेयर है इस हाथ में, दूसरे हाथ में यहाँ पे 3 आइटम्स की लेयर है, ये 3 आइटम्स के लेयर, ये 3 आइटम के लेयर के ऊपर में आके 6 आइटम्स बने। 6 आइटम्स को हमने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद में उनके बीच में जो जगह छूटी है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, राइट। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से हम लिखने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म या ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रोड्यूस्ड, octahedral void is produced when valley formed by 3 atoms, valley formed by 3 atoms in one layer, मतलब ये हो गया वैल्यू फॉर्म बाय 3 एटम्स इन वन लेयर, एक लेयर,
सर पूरा ब्लर हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। No, sir, it is visible. No, sir. दिख रहा है। सर कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। सर क्लियर है। सर क्लियर है। लेट मी क्लियर, जिनको ब्लर दिख रहा है उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से मेरे एंड से सब क्लियर जा रहा है, जिनका नेटवर्क स्ट्रांग है उनको काफी क्लियरिटी मिल रही है। So octahedral void is produced when value formed by three atoms in one layer, value formed by three atoms in one layer comes on the top of value formed by three atoms in adjacent layer, राइट। अभी तक हमने लिखा कि यहाँ की जो वैल्यू फॉर्म बाय थ्री एटम्स है दैट कम्स ऑन द टॉप ऑफ वैल्यू फॉर्म बाय थ्री एटम्स इन एडजेसेंट लेयर। Thus it is surrounded by how many atoms? 6 atoms. तो इसके बाद लिखेंगे thus it is surrounded by 6 atoms. फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है इनके सेंटर को। join the center of 6 atoms, तो क्या फॉर्म होगा, it forms regular octahedron, right? Space enclosed by this octahedron is called as octahedral void. This is your definition for octahedron. Very simple. We have written in this way. Value formed by three atoms in one layer comes on the top of value formed by three atoms in adjacent layer. Thus it is surrounded by 6 atoms. Join the center of 6 atoms, it forms regular octahedron, and space enclosed by them is called as octahedral void. Space enclosed by them is called as octahedral void. नोट करो। सो थ्योरेटिकली आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है। आपको ये दो डायग्राम लगेंगे इसमें और ये आपका डेफिनेशन है। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में कितना भी एटम्स को क्लोज पैक किया गया तो हमने ये देखा है कि उसके बीच में गैप छूट रही है। तो जब हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर गए तो हमने देखा कि कभी 3 एटम्स के ऊपर एक एटम है उसके बीच में गैप छूटा, तभी ये 3 एटम और उसके ऊपर 3 एटम है उनके बीच में गैप छूटे। तो ये दो तरीके ही मिले हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में गैप ढूंढने, स्पेस जो एटम्स के बीच में छूटी है वो ढूंढने। इसलिए हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पे दो टाइप ऑफ वॉइड्स होती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर। चलो आगे का क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ना था डेंसिटी। विल सी दैट। डेंसिटी, बच्चों हमें डेंसिटी निकालना है।
डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास में ऐसा क्यूबिकल सेल है, यूनिट सेल, और इस क्यूबिकल यूनिट सेल में आपने देखा है कि कॉर्नर पे एटम्स फिक्स है, एटम्स फिक्स। तो हमें इस क्रिस्टल की डेंसिटी अगर निकालना है, इस क्रिस्टल की डेंसिटी अगर निकालना है तो हमें क्रिस्टल की स्टडी करने से अच्छे छोटे से यूनिट सेल की स्टडी कर लेते हैं। एक यूनिट सेल की स्टडी होगी तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी वैसे ही होगी। इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, इस यूनिट सेल की स्टडी करेंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में हम लिखेंगे किसका मास, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऐसा अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या लिखे? यूनिट सेल का मास कितना होगा? यूनिट सेल का मास कितना होगा? तो यूनिट सेल को जो मास आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इन एटम्स की वजह से, इन एटम्स की वजह से। तो जब मास ऑफ यूनिट सेल हमें लिखना है तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमें पता ही है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब और एक बात इसमें आ रही है कि मास ऑफ एटम हम लिखेंगे बट एटम्स कितने हैं हमारे पास? इस यूनिट सेल में यहाँ पे 8 एटम्स दिख रहे हैं, बट व्हेन वी स्टडी there are no 8 atoms, there are only 1 atom, that is effective number of atom per unit cell। देखने के लिए 8 एटम्स है इस कॉर्नर पे, बट जब हमने देखा कि हर एक कॉर्नर एटम अपना सिर्फ 1/8 पोर्शन शेयर कर रहा है तो हमने स्टडी किया था फिर उसका इफेक्टिव नंबर कितना प्रेजेंट है। तो इफेक्टिवली पूरा का पूरा 1 प्रेजेंट था इसमें। मतलब हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ 8 एटम्स का हमें मास लिखना था क्या? 8 एटम्स का मास पुटअप करना था क्या? नहीं, हमें पुटअप करना है मास किसका? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का। इसीलिए इस मास ऑफ एटम के सामने हम लिख रहे हैं Z, which indicates effective number of atoms। मास ऑफ यूनिट सेल इसके बराबर रहेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के मास के बराबर, Z into मास ऑफ एटम्स। क्लियर है सबको इतना? यस सर। नेक्स्ट, अब डेंसिटी का सिंबल होता है रो, तो लिखा रो, यहाँ पे भी Z की जगह पे Z, मास ऑफ एटम की जगह हमने पुटअप किया स्मॉल m और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैपिटल V। अब फार्मूला बना रहे हो कैपिटल। अब होता क्या है, हमें एटम्स का मास नहीं दिया, एटम का मास नहीं दिया रहता, हमें एटम का एक तो एटॉमिक वेट दिया रहता है, जब मॉलिक्यूलर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है। तो हम इस मास को, एटॉमिक मास को हम चेंज करेंगे, मास ऑफ एटम को हम चेंज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट में। भाई तो स्मॉल m एटम का मास इसके बराबर है मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये फार्मूला, दिस इज molecular weight or atomic weight, you can say, and then it is Avogadro number, दो चीजें पुट अप कर देते हैं। So therefore rho is equals to Z की जगह Z, V की जगह V, स्मॉल m की जगह आ गया आपका कैपिटल M अपॉन Na अवोगाड्रो नंबर। ये फार्मूला हो गया आपका डेंसिटी का। या इसी फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू Zm कैपिटल M अपॉन Na। ये जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब, साइड क्यूब, इसलिए V की जगह हम A क्यूब लिखेंगे।
So most of the time हमें ये फॉर्मूला यूज करना है डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू Zn upon Na AQ. What is Z? Effective number of atom per unit cell. What is capital N? Molecular weight or atomic weight. What is Na? Avogadro number. What is V? Volume of unit cell. Clear? Yes, sir. So here your chapter is theoretically over. Now we'll see the formulas in this chapter. इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले आएंगे उस फॉर्मूले को हम देखते हैं। नोट कर दो, इसके बेस हमें न्यूमेरिकल करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। To solve the numerical we require a formula, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूले में हमें देखना है कि सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ए और आर का रिलेशन पढ़े। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, हमें इनके फॉर्मूले पता रहने चाहिए। तो सिंपल क्यूबिक में ये रिलेशन था A is equals to 2R, राइट। बॉडी सेंटर क्यूबिक में ये रिलेशन था A is equals to 4R by root, और फेस सेंटर क्यूबिक में ये रिलेशन था A is equals to 2 root 2R। ये फॉर्मूले पता रहने चाहिए, तभी जाके हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इसके बाद हमने स्टडी किया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, राइट। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल Z से इंडिकेट करते थे, और सिंपल क्यूबिक के लिए ये वैल्यू थी 1, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए वैल्यू थी 2, और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए वैल्यू थी 4। ये पता रहना चाहिए, ये यूज करना है, राइट। देन आफ्टर ये होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला था एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF। इसका फॉर्मूला था Z स्मॉल b by कैपिटल B। देन आफ्टर वी कम अक्रॉस द मिलर इंडाइसेस, मिलर इंडाइसेस कंसेप्ट, एंड इन दिस मिलर इंडाइसेस हमने देखा था पहले x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कैसा लिखना था? PA। ये सब यूज करना है हमें प्रॉब्लम में। x इंटरसेप्ट इज PA, y इंटरसेप्ट is QB, and Z intercept is RC. It was X, Y and Z intercept. ये निकालने को आएगा आपको न्यूमेरिकल, इसलिए लिख कर रखो इसको। देन ये होने के बाद इसमें PQR क्या थे? PQR था इंटीजर। PQR is integer, राइट। और ABC ये थे इसमें एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, और इसी को हम बोलते थे प्रिमिटिव्स, इसी को हम बोलते थे प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स। नेक्स्ट इसके बाद हमें जो मिलर इंडाइसेस में H मिला था वो H कैसे आया?
h is equals to h equals to कैसे आया था LCM into 1 by 3, राइट, ये यूज करना पड़ेगा। k कैसे आया था LCM into 1 by 3, और HKL का मिलर इंडेक्स L कैसे आया था LCM into 1 by L। सब मिलर इंडेक्स जब पढ़ा तब सब उसमें लिखा हुआ है डेरिवेशन, ये सारे फॉर्मूले HKL के लगे क्या। देन ये होने के बाद आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस, लैटिस कांस्टेंट और मिलर इंडेक्स में रिलेशन दिया, एंड दैट वाज d is equals to a upon under root of x square plus a square plus l square. Your formula. What is d there? Where d is interplanar distance. Interplanar distance. D is interplanar distance. Interplanar distance. A is lattice constant. A is lattice constant. And HK are Miller indices. H, K and L are Miller indices. Miller indices. ये होने के बाद में आपने ब्रैग्स लॉ पढ़ा, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ, और ब्रैग्स लॉ में आपने डेरिवेशन दिया था, फॉर्मूला दिया था 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। 2d sin थीटा इक्वल्स टू n। इसमें d तो पता ही है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। थीटा इज अ ग्लांसिंग एंगल, थीटा ग्लांसिंग एंगल होता है, ग्लांसिंग एंगल। और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एक्स रे होता है, wavelength of x, wavelength of x, you know very well। ये जो ग्लांसिंग एंगल था n होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ये जो ग्लांसिंग एंगल था वो कैसे लेना था, ये प्लेन था आपका, दिस इज अ प्लेन, और इस प्लेन को ये इंसिडेंट रे आ रहा है एक्स-रे, तो इंसिडेंट रे के इस प्लेन के साथ में जो एंगल बनाना था इसे ग्लांसिंग एंगल, इसे हम थीटा बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अगर यहाँ मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए प्रॉब्लम करते समय। और एट लास्ट हम पढ़े डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू Zm अपॉन Na क्यूब। सर कोऑर्डिनेशन नंबर Na कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़े हैं, बट वो हमें फॉर्मूला में कहीं यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसको लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी and formulas of this chapter. So now we have to start a numerical portion. So within 2 lectures we will finish this whole unit. मतलब आपने एक 14 मार्क का यूनिट कंप्लीट कर लिया। इसके नोट्स आपके पास पूरे हैं, सारे नोट्स बोर्ड पे लिखा के दिए थे, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन हमने लिखी है, तो रीड करो इसको अच्छे से। विल सॉल्व न्यूमेरिकल।